छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं कल आपको डीएनए परागकुंडलन की परिभाषा, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में डीएनए परागकुंडलन, क्रोमेटिन प्रोटीन तथा न्यूक्लियोसोम परिकल्पना के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम चल रहे हैं डीएनए परागकुंडलन के विभिन्न चरण के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, डीएनए परागकुंडलन को जो है 3 चरणों में विभक्त किया गया है। कितने? 3 चरणों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, डीएनए परागकुंडलन। डीएनए परागकुंडलन का प्रथम चरण फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए सुपर क्वाइलिंग। दूसरा है डीएनए परागकुंडलन का द्वितीय चरण, डीएनए परागकुंडलन का द्वितीय चरण, सेकेंड स्टेप ऑफ डीएनए सुपर क्वाइलिंग। और तीसरा है डीएनए परागकुंडलन। डीएनए परागकुंडलन का तृतीय चरण, थर्ड स्टेप ऑफ डीएनए सुपर क्वाइलिंग। तो चित्र में भी हमने चित्र पहले बना लिया। यहाँ पर फिर भी 3 चरण में है। फर्स्ट स्टेप प्रथम चरण यानी का सेकंड स्टेप, और जो है यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये थर्ड स्टेप है। ये थर्ड स्टेप है। क्या है? थर्ड स्टेप। तो इस प्रकार से डीएनए के जो है परागकुंडलन को 3 चरणों में विभक्त किया गया, जिसमें डीएनए परागकुंडलन का प्रथम चरण, दूसरे को डीएनए परागकुंडलन का द्वितीय चरण एवं तीसरे को डीएनए परागकुंडलन का जो होता है तृतीय चरण कहते हैं। अब हम आइए चलते हैं डीएनए परागकुंडलन के द्वितीय प्रथम चरण के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ये आप यहाँ देख रहे हैं न्यूक्लियोसोम, यहाँ लिखा न्यूक्लियोसोम, एक गोल स्ट्रक्चर है, यानी का फर्स्ट स्टेप। तो प्रथम चरण में जो होता है प्रोटीन के चारों ओर जो है डीएनए जो होता है लिपट करके जो है वो न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। तो इसमें जो है इस चरण में जो है इस चरण में 11 नैनोमीटर व्यास वाले न्यूक्लियोसोम ने बताया था। न्यूक्लियोसोम के 2 भाग होते हैं, एक डीएनए कुंडल होता है, एक प्रोटोकण। तो इसमें 11 नैनोमीटर प्रोटोकण का व्यास कितना होता है? 11 नैनोमीटर। तो इसमें जो है इस चरण में 11 नैनोमीटर व्यास वाले प्रोटोकण किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का। किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का। तो इस चरण में 11 नैनोमीटर वाले व्यास वाले प्रोटोकण के चारों
2 नैनोमीटर व्यास वाले डीएनए या व्यास वाला जिसे कहते हैं डीएनए लिपट कर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, इससे जो है इस परागकुंडलन से जो होता है, इससे डीएनए का जो है 5 से 7 गुना संघनन होता है। 5 से 7 गुना संघनन होता है, जिससे डीएनए की लंबाई 1/7 से 1/5 तक रह जाती है। 1/7 से 1/5 तक रह। ध्यान दीजिएगा, तो यही है यहाँ पर न्यूक्लियोसोम कर रहा है, ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। तो इस चरण में जो है हमने बताया था कि न्यूक्लियोसोम के 2 भाग होते हैं, प्रोटॉन बीच वाला और किनारे को डीएनए हेलिक्स। तो इस चरण में जो है 11 नैनोमीटर व्यास वाले प्रोटीन प्रोटॉन के चारों ओर जो होता है 2 नैनोमीटर व्यास वाला जो होता है डीएनए जो होता है चारों ओर इसके निकट करके जो होता है न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। इससे जो होता है डीएनए का 5 से 7 गुना जो होता है संघनन होता है, जिससे डीएनए की लंबाई जो होती है 1/7 से 1/5 तक जो होती है रह जाती है। अब आइए चलते हैं डीएनए परागकुंडलन का द्वितीय चरण, यहाँ हटा देते हैं। डीएनए परागकुंडलन का द्वितीय चरण, सेकेंड स्टेप ऑफ डीएनए परागकुंडलन। तो ध्यान दीजिएगा, इस चरण में जो है इस चरण में क्रोमैटिन तंतु लिख सकते हैं। इस चरण में क्रोमैटिन तंतु डीएनए जो होता है क्या होता है? क्रोमैटिन तंतु, जो कि न्यूक्लियोसोम के चारों लिपट जाता है, इसलिए उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम तंतु या न्यूक्लियोसोम तंतु रस्सी की भांति ऐंठ कर इस प्रकार से बलित हो जाता है। जिससे ये है एक 30 नैनोमीटर व्यास वाले खोखले तंतु में परिवर्तित हो जाता है। खोखले तंतु में परिवर्तित हो जाता है, जिसे परिनलिका संरचना कहते हैं। जिसे परिनलिका संरचना या इसको कहते हैं सालिनाइड
स्ट्रक्चर कहते हैं। ध्यान देंगे इसमें परिनलिका के प्रत्येक कुंडल में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। प्रत्येक कुंडल में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। इस प्रकार इसमें जो है इसमें न्यूक्लियोसोम तंतु का 6 गुना एवं डीएनए का 40 गुना संघनन या प्राकुंडल होता है। आइए चित्र में भी दिया गया है, आप ध्यान दीजिए। यहां तक जो आप देख रहे हैं ये यहां तक प्रथम स्टेप है और यहां तक सेकंड स्टेप है। यहाँ 3 न्यूक्लियोसोम ऊपर है, 3 न्यूक्लियोसोम नीचे है। तो अभी हमने बताया कि इस चरण में जो है क्रोमैटिन तंतु या न्यूक्लियोसोम तंतु जो होता है ये रस्सी की भांति ऐंठ करके इस प्रकार बलित हो जाता है कि ये जो है ये देखिए 30 नैनोमीटर है, लिखा है 30 नैनोमीटर जो है ये व्यास वाले एक खोखले तंतु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस चरण में जो है न्यूक्लियोसोम तंतु या न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु रस्सी की भांति ऐंठ कर इस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं कि जो है ये 30 नैनोमीटर व्यास वाले एक खोखले तंतु के रूप में जो होता परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम परिनलिका संरचना या साइनाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये पूरा ये 6 को इसी को साइनाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें परिनलिका के प्रत्येक कुंडल, ये एक कुंडल है, प्रत्येक कुंडल में 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। इसमें परिनलिका के प्रत्येक कुंडल में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। इस प्रकार इस चरण में जो होता है न्यूक्लियोसोम तंतु या जो है क्रोमैटिन तंतु का 6 गुना एवं डीएनए का जो होता है 40 गुना जो होता संघनन या पराकुंडलन होता है। आइए डीएनए प्राकुंडलन का तृतीय चरण हार्ड स्टेप। हार्ड स्टेप का डीएनए सुपर कॉइलिंग, डीएनए सुपर कॉइलिंग। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, इस चरण में जो है इस चरण में 30 नैनोमीटर व्यास वाले परिनलिका तंतु, एक खोखला तंतु हो गया तो क्या कहेंगे परिनलिका तंतु, परिनलिका तंतु 0.3 मिलीमीटर व्यास वाले अनेक
छल्लों में बलित हो जाता है। क्या हो जाता है? बलित हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, इसमें जो है एक जो है तंतुवत गैर हिस्टोन, तंतुवत गैर हिस्टोन संरचनात्मक प्रोटीन का बना दंड इन छल्लों को, ये जो इसमें छल्ले बनते हैं, इन छल्लों को सहारा देने के लिए मचान या तार स्कैफोल्ड के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट स्टेप, ये छल्ले जो होते हैं, ये छल्ले मचान के चारों ओर त्रिज्याओं में फैले होते हैं। फैले रहते हैं। इसमें जो है ये छल्ले मचान के जिस बिंदु से प्रारंभ होते हैं, उसी बिंदु पर समाप्त होते हैं। इसे जो है ब्रश को साफ करने के लिए इससे बोतल को साफ करने के लिए एक ब्रश के समान रचना बन जाती है। जिसका व्यास आपके यहाँ लिखा गया, अभी समझाते हैं वहां, जिसका व्यास 300 नैनोमीटर होता है। जिसका व्यास 300 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट स्टेप, प्रारंभ में जो है इसमें मचान के कुंडल फैले होते हैं। क्या होते हैं? फैले होते हैं। परंतु बाद में मचान के कुंडल अत्यधिक संघनित हो जाते हैं, जिससे
मचान, जिससे मचान एक मचान 700 नैनोमीटर व्यास वाली छड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। यही छड़ जो है, यही छड़ विभाजित होती हुई कोशिकाओं में द्विगुणित गुणसूत्र के अर्धगुणसूत्रण क्रोमैटिक के रूप में होती है। एक क्रोमैटिक छड़ का कितना व्यास होता है? ये 700 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार गुणसूत्र का व्यास जो होता है, का व्यास 1400 नैनोमीटर होता है। और इसमें जो है डीएनए का 1000 गुना संघनन होता है। डीएनए का 1000 गुना संघनन होता है। आइए आप चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस चरण में बता रहे थे, इस चरण में 30 नैनोमीटर व्यास वाला ये परमेलिका तंत्र जो होता है, ये 0.3 व्यास वाले अनेक गोल छल्लों के रूप में जो होता है, ये गोल छल्लों के रूप में जो होता है, ये परिवर्तित हो जाता है। गोल छल्लों के रूप में जो होता है, परिवर्तित हो जाता है। इन छल्लों को सहारा देने के लिए जो है गैरस्टोन प्रोटीन की बनी एक दंड होती है, जो मचान के रूप में कार्य करती है। इसके रूप में मचान के रूप में जो होती कार्य करती है। ये छल्ले जो होते हैं मचान या ये छल्ले मचान के चारों ओर त्रिज्या में फैले होते हैं। ये जहाँ से मचान के जिस बिंदु मान यहाँ शुरू हो रहे हैं, आकर ये सुना, इस प्रकार ये मचान के जिस बिंदु से जो होते हैं ये छल्ले प्रारंभ होते हैं, उसी बिंदु पर आकर जो होते समाप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? उसी बिंदु पर आकर समाप्त होते हैं। इस प्रकार जो है ब्रश को साफ करने वाले एक बोतल को साफ करने वाले एक ब्रश के समान रचना बन जाती है, जिसमें जो होता है जिसका व्यास 300 नैनोमीटर होता है। इससे जो होता है डीएनए का 1000 जो गुना जो होता है संघनन होता है। इसमें प्रारंभ में ये मचान के ये कुंडल है, मचान के कुंडल जो होते हैं ये फैले होते हैं, परंतु बाद में पास में आ जाता है, अधिक संघनित हो जाते हैं, जिससे मचान एक मोटे छड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसका व्यास 700 नैनोमीटर होता है। किसका कितना? 700 नैनोमीटर होता है। यही छड़ जो होती विभाजित होने वाली कोशिका में जो होते हैं अर्धगुणसूत्रण के रूप में कार्य होती है। ये गुणसूत्र में कितने धागे होते हैं? कितने अर्धगुणसूत्रण? 2। इस प्रकार जो होता है एक अर्धगुणसूत्रण या धागे का व्यास 700 नैनोमीटर होता है, और दोनों मिला लेकर कितना हो जाता है? 1400। इस प्रकार जो होता है गुणसूत्र का व्यास जो होता है वो 1400 नैनोमीटर होता है।
अब आइए हम चर्चा करते हैं डीएनए द्विगुणन डीएनए रेप्लिकेशन तो ध्यान दीजिए, मैं कई बार ये चर्चा कर बता चुका हूं आपको कि जो है जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को डीएनए जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का जो होता कार्य करता है। डीएनए जो होता है जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने या ले जाने का कार्य करता है। इस प्रकार डीएनए जो होता है जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के जो है आनुवंशिक रूपरेखा या जन्म कुंडली या ब्लूप्रिंट के रूप में जो होता कार्य करता है। ध्यान देंगे, कोशिका विभाजन के समय जो होता है डीएनए के प्रतिलिपि का जो होता है या डीएनए का कोशिकाओं बनने वाले संतत कोशिकाओं में जाना आवश्यक होता है। तो इसमें जो होता है कोशिका विभाजन के समय बनने वाले संतत कोशिकाओं में जो होता है कोशिका विभाजन के समय बनने वाले संतत कोशिकाओं में डीएनए को जाने के लिए जो होता है डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि का बनना जो होता है डीएनए द्विगुणन कहलाता है। कोशिका विभाजन के समय संतत कोशिकाओं में डीएनए को जाने के लिए डीएनए की हूबहू अर्थात डीएनए के समान उसके प्रतिलिपि या नए डीएनए के बनने की क्रिया को जो है डीएनए द्विगुणन कहते हैं। फिर से समझिए, कोशिका विभाजन के समय संतत कोशिकाओं में डीएनए को जाने के लिए डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि या हूबहू डीएनए का के बनने की क्रिया को जो होता है डीएनए द्विगुणन कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए द्विगुणन का समय एवं स्थान टाइम एंड प्लेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ध्यान दीजिएगा, डीएनए द्विगुणन जो होता है ये कोशिका चक्र के इंटरफेज अवस्था के एस फेज में होता है, एस फेज में तथा केंद्रक के अंदर होता है। कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर होता है। डीएनए द्विगुणन जो होता है कोशिका चक्र के समय या कोशिका चक्र के इंटरफेज अवस्था के एस फेज या एस अवस्था में तथा जो होता है केंद्रक के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? केंद्रक के अंदर होता है। दूसरा ये डीएनए का अर्ध संरक्षित द्विगुणन। डीएनए का अर्ध संरक्षित द्विगुणन सेमी कंजर्वेटिव
सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो आप पहले फिगर बनाते हैं, छोटा छोटा फिगर। टी या लिख सकते हैं सी सी जी टी सी ए जी सी। यहाँ लिख सकते हैं टी जी जी सी ए जी टी जी सी। इतना जैसे यहाँ बना देंगे। ए सी सी जी टी सी ए सी ए सी एंड जी। यहाँ पर इसको विशेष में यहाँ जी हो जाएगा, यहाँ जी, यहाँ सी ए जी टी जी सी। ये जो है ओल्ड स्ट्रेंथ है डीएनए का, ओल्ड स्ट्रेंथ, और ये न्यू स्ट्रेंथ है जो नया बनता है। और दूसरे ढंग से भी हम बना सकते हैं। तो ये पुराना स्ट्रेंथ है, इसी चीज को वहाँ दूसरे फिगर से पहले तो बनाया गया हुआ है।
अब यहाँ पर नया आप डीएनए ये बन जाएगा, ये नया डीएनए बन गया। इसको दिखाने के लिए इसको हम डबल लाइन कर देंगे। तो ये जो है न्यू स्ट्रैंड है। क्या है? न्यू स्ट्रैंड। और जो डार्क बनाया गया है ये कोल्ड स्ट्रैंड है। क्या है? कोल्ड स्ट्रैंड है। तो ये है असंरक्षित विवरण। आइए बताते हैं। हमने बताया था कि वाटसन एवं क्रिक के अनुसार जो है डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कितनी होती हैं? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत एवं संपूरक होती है। क्या होती हैं? संपूरक होती हैं। इनकी यह जो है संपूरकता, ये संपूरकता दोनों श्रृंखलाओं के, यह संपूरकता हाइड्रोजन बंधों द्वारा दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षारों के जोड़ने के कारण होते हैं। जोड़ने के कारण होती है। इसमें जो है एक श्रृंखला का एडेनिन दूसरी श्रृंखला के थायमिन से दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा तथा एक श्रृंखला की साइटोसिन दूसरी श्रृंखला के ग्वानिन से तीन
3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ती है। अगर इसमें डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, पृथक होने पर डीएनए की प्रत्येक श्रृंखला ऐसे आणविक सांचे के रूप में कार्य करती है, जिस पर डीएनए की नई श्रृंखला आसानी से बन जाती है। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है इस प्रकार डीएनए का द्विगुणन होता है। ध्यान दीजिएगा, द्विगुणन के फलस्वरूप बनने वाले डीएनए में एक जनक श्रृंखला, जिसको हम पुरानी योग कहते हैं, जनक श्रृंखला एवं एक नई श्रृंखला होती है, क्या होती है? नई श्रृंखला होती है। इसीलिए जो है इसे अर्धसंरक्षी द्विगुणन कहा जाता है। द्विगुणन कहा जाता है। इस द्विगुणन की पुष्ट जो है इस प्रकार के द्विगुणन की पुष्टि मैथोमेसेशन योग फ्रैंकलिन स्टाहल नामक वैज्ञानिकों ने 1958 में इस्चेरिचिया कोलाई पर किए गए अपने प्रयोगों के द्वारा की। तो आइए हम बताते हैं। तो ये डीएनए की पुरानी श्रृंखला है, ये नई श्रृंखला है, ये भी है, ये पूरा डीएनए यहाँ बना हुआ है, यहाँ अलग होता है, ये पुरानी श्रृंखला है, ये नई श्रृंखला है। तो वाटसन एवं क्रिक ने बताया था कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं,
जो एक दूसरे के विपरीत, एक इधर होती है एक इधर, एक दूसरे के विपरीत यौन जो होती है संपूरक होती है। क्यों? क्योंकि एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड दूसरी श्रृंखला के जो होते हैं आधार होते हैं, इनकी ये संपूरकता जो होती है हाइड्रोजन बंधों द्वारा दोनों श्रृंखलाओं, तो हाइड्रोजन बंधों द्वारा दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारों के जो है हाइड्रोजन बंधों द्वारा नाइट्रोजन क्षारों के जोड़ने का ध्यान दीजिए। जब यहाँ बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, यहाँ पे देखिए दिखा गया हाइड्रोजन बंध है, तभी दोनों श्रृंखलाएं जो होती जुड़ती है। दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारों को हाइड्रोजन बंधों द्वारा जोड़ने के काम होती है। इसमें एक ध्यान दीजिए, एक श्रृंखला की एडेनिन दूसरी श्रृंखला की जो है दूसरी श्रृंखला के थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा तथा एक श्रृंखला की साइटोसिन दूसरी श्रृंखला के ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ती है या जुड़ी होती है। यदि इसमें दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं पृथक हो जाती हैं तो ये एक सांचे के रूप में, जो पुरानी श्रृंखला है ये एक आणविक सांचे के रूप में कार्य करती हैं, जिस पर डीएनए की नई श्रृंखला जो होती है आसानी से जो होती बन जाती है। इस प्रकार डीएनए का जो होता है द्विगुणन होता है। क्या होता है? द्विगुणन। द्विगुणन के फलस्वरूप बनने वाले नए डीएनए में जो है एक जनक श्रृंखला, ये आप देख रहे हैं एक पुरानी श्रृंखला यहाँ भी है, ओल्ड स्ट्रैंड, एक जनक श्रृंखला होती है एवं दूसरी नई श्रृंखला होती है, यानी आधा नया आधा पुराना। इसीलिए जो होता है इस प्रकार के द्विगुणन को आधा संरक्षित द्विगुणन कहा जाता है। इस प्रकार के द्विगुणन की पुष्टि मैथ्यू मेसेल्सन एवं फ्रैंकलिन स्टाहल ने 1958 में इस सेरिथिया कोलाई पर किए गए अपने प्रयोगों के द्वारा की। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।